स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोगों ने जो है फेडरलिज्म का चैप्टर हम कर रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के ऑलरेडी दो पार्ट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और उनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से वो कवर कर लेना। ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। So, till now we have understood that what federalism means, what are its main features, and also the two types of federation, that is coming together and holding together federation. So now in today's lecture we will focus on the main question of this chapter, that is what makes India a federal country. मीन्स हमें अब हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। कि जो फेडरलिज्म आप कह रहे हो, जो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर का डिवीजन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है, तो वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमारी कंट्री में कैसे है। हमारी कंट्री में इंडिया में जो है पावर को कैसे डिवाइड कर रखा है, कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर रखा है, वो सब हमें इस सब टॉपिक में, इस चैप्टर के समझना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट लाइंस, दैट इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। सो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो वो बहुत सिंपल नहीं था इंडिपेंडेंस लेना भी, और उसके बाद भी जब पार्टीशन की सिचुएशन थी, तो हम क्यों कह रहे हैं कि पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन था। मीन्स उस टाइम पे आप देखोगे जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, तो जो है बहुत लेवल पे, जो है हाई लेवल पे कम्युनल वायलेंस हो रहे थे। ठीक है, राइट्स हो रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। आप देखोगे बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वुमेन्स एंड चाइल्ड्स को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, हाई लेवल पे माइग्रेशन हो रहा था, रिफ्यूजी कैंप सेटअप हो रहे थे। ठीक है, सो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन तो बना 1947 में, बट उसने जो पार्टीशन फेस करा वो बहुत ज़्यादा पेनफुल पार्टीशन था। Soon after independence, several princely states become a part of the country. देखो, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी ना, तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी वो, आप देखोगे, दो टेरिटरीज में डिवाइडेड थी। एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ पे जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो डायरेक्टली रूल करते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस में। लेकिन अगर आप देखोगे प्रिंसली स्टेट्स जो थी, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है कि इंडिया में उस टाइम पे आप देखोगे हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर, ये सब जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब यहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल था, किंग्स यहाँ पे रूल करते थे। सो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, बिगेस्ट चैलेंज जो इंडिया के सामने आया वो यही था कि इन सब एरियाज को जो है कैसे हमें एक नेशन में यूनाइट करना है। ठीक है, इसलिए वो लाइन आपकी एज ए इंट्रोडक्शन बता दी गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखो, अगर हमें इंडिया के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को पढ़ना है, तो सबसे प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्या है, इंडिया की रूल बुक, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। राइट, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, although it did not use the word federation. The Indian Union is based on the principle of federalism. सो ये लाइन का ये मतलब है, हमारा जो संविधान है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मतलब हम समझेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। सेकंड, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब जैसे फेडरलिज्म के फीचर्स कहते हैं ना कि पावर्स को डिवाइड करो, जुरिडिक्शंस अलग अलग हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब कुछ अरेंजमेंट है इंडिया के संविधान में। लेकिन फिर भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है और यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमें समझने हैं, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझना है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन। देखो, ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो, सपोज करो ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं बहुत सारी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जब ये आपस में अग्रीमेंट करती हैं कि हम एक साथ आते हैं और एक बड़ा सा नेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इन सब के बीच में अग्रीमेंट हुआ और इन्होंने बोला कि हम सब लोग जो है एक साथ आएंगे और एक कंट्री फॉर्म करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फेडरेशन का।
जैसे यूएसए के केस में हुआ था कि 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज जो है उन्होंने आपस में अग्रीमेंट करा और उन्होंने बोला कि हम एक जो है कंट्री फॉर्म करेंगे, तो वो कंट्री जो है आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज यूएसए। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन। क्लियर विद दिस? अब देखो यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है। फेडरेशन समझ आया? सो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि पहले से कंट्री एग्जिस्ट करती थी, ये पहले से कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, और इस कंट्री ने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जब हम कहते हैं, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस कंट्री ने स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपने नेशन की अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करा। और ये कंट्री जो है किसी इन ऐसा नहीं है कि इन स्टेट्स के अग्रीमेंट की वजह से फॉर्म हुई थी। दैट इज द केस ऑफ फेडरेशन, जब स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट होता है और वो आके एक नेशन फॉर्म करते हैं। ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फेडरेशन। बट यूनियन ऑफ स्टेट्स में पहले से एक कंट्री एग्जिस्ट करती थी और फिर उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स निकली ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ही यही है कि यूनियन ऑफ स्टेट में जो कंट्री आती है वो अग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म नहीं हुई है स्टेट के, वो पहले से कंट्री एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया तब बना है जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने इंडिया के अग्रीमेंट करा था आपस में कि चलो हम एक नेशन बनाते हैं इंडिया। ऐसा नहीं है, इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था एज अ यूनिफाइड कंट्री। क्लियर? यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन का यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट है नो स्टेट कैन लीव। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया की, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, इंडिया को डिक्लेयर करता है। तो इसका मतलब ये है, पहली चीज, कि इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि बना है क्योंकि स्टेट्स का अग्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है, नॉट फॉर्म बाय द अग्रीमेंट। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट है नो स्टेट कैन लीव। मतलब कि नो स्टेट इन इंडिया हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडिया। मतलब कि सिसीड का मतलब होता है सेपरेट होना किसी कंट्री से। तो ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में किसी भी स्टेट के पास लीगली ये राइट नहीं है कि वो इंडिया को लीव करके अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करे। ठीक है, सपोज करो कल को इंडिया के किसी स्टेट ने उठ के बोला कि हमें जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, हम जो है अलग हो रहे हैं इस नेशन से, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट फेडरेशन में क्या होता है, ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जो फेडरल फेडरेशन वाली कंट्री होती हैं। क्योंकि क्या होता है, हर फेडरेशन में ऐसा नहीं होता, पर कुछ कुछ फेडरेशन जो है उसमें ये होता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, फेडरेशन में डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तब जाके वो एक कंट्री फॉर्म हुई है। तो वहां पे जो है ऐसी टेंडेंसी होती है कि स्टेट कैन लीव राइट टू सिसीड होता है। कुछ फेडरेशंस में ऐसा होता है, कुछ अलाउ नहीं करती है। ठीक है, पर एक जनरल फीचर आपको ध्यान रखना है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स के पास राइट नहीं होता है लीव करने का, दे कैन नॉट सिसीड फ्रॉम द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंडिया, नो स्टेट कैन सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तीसरा फीचर देखो अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट करके भी बता दूंगी फेडरेशन का। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्योंकि इंडिया को कहा जाता है, तो इसका मतलब आप देखोगे कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती हैं स्टेट से। जैसे कि डिफेंस जो है, डिफेंस के लिए अगर कोई पॉलिसीज बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो दैट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अगर आप देखोगे जैसे कोई आर्मी से रिलेटेड डिसीजन है, दैट कैन नॉट बी मेड बाय द स्टेट, क्योंकि डिफेंस जो है वो कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक है, कॉमन इंटरेस्ट का मुद्दा है। इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उससे डील करती है, उस पर डिसीजन बनाती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, मान लो फॉरेन पॉलिसी। कल को चाइना और यूएसए के साथ हमें कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, उसके ऊपर सेंटर ही आपका जो है पॉलिसीज बनाएगी, सेंटर के हाथों में ही है वो सब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ऐसे ही आप देखोगे जो करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसी जो है, स्टेट्स कैन नॉट प्रिंट देयर ओन करेंसी, राइट? ओनली द आरबीआई एंड द सेंटर कैन कंट्रोल दैट पावर। ठीक है, दे हैव दैट पावर। सो दिस शोज दैट इंडिया इज अ फेडरल बट हैज द सेंटर इन द स्ट्रॉन्गर पोजिशन। ठीक है, नाउ फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में मोर स्टेट ऑटोनॉमी होती है। मतलब कि आप देखोगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो एक साथ आके उन्होंने कंट्री फॉर्म करी है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे पहले। तो वो जो स्टेट्स हैं जिन्होंने फेडरेशन फॉर्म करा है, उन सबके पास अपनी पावर्स जो हैं वो ज़्यादा कई बार हो जाती हैं सेंटर से। जैसे कि आप देखोगे यूएसए में जो स्टेट्स हैं उनके बहुत सारे इश्यूज पे तो अपने सेपरेट लॉज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट का है तो वो आप देखोगे सेंटर जो है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उन चीज़ों को संभालने की, पॉलिसीज डिसीजंस लेने की। लेकिन फेडरेशन के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट में, यूनिफाइड एंड इंडिविजिबल। इसका मतलब है कि इंडिया कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनियंस
क्योंकि इंडिया जो है इट इज लाइक अ वन बॉडी एंड स्टेट्स आर इट्स ऑर्गन्स एंड वी नो दैट ऑर्गन्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, राइट? सो इसीलिए कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पे सेंटर जो है स्ट्रांग है इंडिया का। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है, और इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये यूनिफाइड एंड इंडिविजिबल है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कई बार आप देखोगे इंडिया का, हम उसे क्वासी फेडरल कैसे कहते हैं। क्वासी फेडरल कहते हैं मतलब कि सेंटर के पास जो है स्ट्रांग पावर्स, सेंटर के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर्स हैं स्टेट से, ठीक है? बट फेडरेशन में ऐसा नहीं है, पावर टू स्टेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है किन्हीं किन्हीं केस में। तो ये जो है कुछ फीचर्स थे यूनियन ऑफ स्टेट्स के और फेडरेशन के। यहाँ पे मैंने लिखा है नो ब्रेक अवे, और यहाँ पे फेडरेशन में है फ्री टू गो, ठीक है? ये वही वाला पॉइंट है कि स्टेट्स कैन लीव, स्टेट्स कैन नॉट लीव, ये वाला मुद्दा है, ठीक है? तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड, दे कैन नॉट लीव फ्रॉम द कंट्री। फेडरेशन में स्टेट्स के पास पावर होती है, ठीक है? तो एक बार इस वाली स्लाइड का हम रिवीजन लेते हैं। हमने इस स्लाइड में अभी तक समझा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया के फेडरल अरेंजमेंट को, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को समझने के लिए हमने कुछ चीजें समझी कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह फॉर्म हुआ था पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही हमारे पास एक चैलेंज आया था, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कंट्री के साथ ज्वाइन करने का। उसके बाद ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के ये फेडरलिज्म को समझने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और मोर प्रिसाइसली आई वुड से दैट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करता है। भले ही इंडिया में फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इंडिया के लिए वर्ड फेडरेशन जो है संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो फेडरलिज्म के फीचर्स को होल्ड करता है। उसके बाद हमने समझा यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन में डिफरेंस, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और उसने अपने आप को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फेडरेशन के केस में डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे और वो एक साथ आए और उन्होंने एक कंट्री फॉर्म करी। यूनियन ऑफ स्टेट्स में कंट्रीज के यूनियन ऑफ स्टेट्स में कंट्रीज के पास राइट नहीं होता है सिसीड करने का, लीव करने का अपनी कंट्री को। एंड फेडरेशन के केस में स्टेट्स के पास ये राइट हो जाता है, स्टेट्स के पास ये राइट होता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, फेडरेशन के केस में स्टेट स्ट्रांग होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में हम कहते हैं यूनिफाइड एंड इंडिविजिबल फीचर है, लेकिन फेडरेशन के केस में हम कहते हैं पावर्स जो है स्टेट के पास थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो हमने पुराने पार्ट में कवर करा था। ये थे 7 फीचर्स फेडरलिज्म के, कि दो और दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होती है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेम ही सिटीजन को गवर्न करते हैं, बट हर लेवल का अपना एक जुरिडिक्शन होता है, अपना एक दायरा होता है जिसमें वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कायदे कानून बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है इनका ये जो पावर डिवीजन है। उसके बाद देखा था कि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है तो कोर्ट के पास बात जाती है, कोर्ट उस पर फाइनल अथॉरिटी है जो डिसीजन सुनाता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी इनके डिवाइडेड है, ठीक है? इतना हमने समझा। अब हमें इसमें समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये मेजर फीचर जो है वो फेडरलिज्म के कंटेंट है, ठीक है? ये हमने 3 फीचर्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो समझेंगे समझेंगे कि कैसे ये 7 फीचर्स कहीं ना कहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं फेडरलिज्म के, ओके? Initially, it provided two-tier systems of government: union, that is also called central government, and state government. So देखो क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का जब वो बना था, ठीक है, जब वो बना तैयार हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ, तो ओरिजिनली 2 टायर्स में पावर को डिवाइड करा गया, 2 लेवल में पावर्स को डिवाइड करा गया, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आए कि ओरिजिनली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीजन कितने टायर्स में हो रखा था, तो 2 टायर्स में, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली मेंशन है। बाद में अमेंडमेंट हुई तो हमारा थर्ड टायर, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट हुआ, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? वो भी समझेंगे हम। तो इतना समझ आया कि इनिशियली इसने 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा था, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। Later, a third tier was added. First, panchayats for rural local bodies and municipalities for urban local bodies. So, urban areas के लिए and rural areas के लिए अलग अलग levels of government को divide कर दिया गया, जिसे हम third tier of government कहते हैं, local government का, ठीक है? इतना समझ आया?
और ये जो लोकल गवर्नमेंट का थर्ड टायर ऐड करा गया, ये अमेंडमेंट के थ्रू करा गया था, चेंजेस लाए गए थे। जब संविधान में हमारे संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुई, तब ये आपका लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थर्ड टायर का ऐड हुआ। जैसे कि है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत स्टैब्लिश हुआ एज अ लोकल गवर्नमेंट फॉर रूरल एरियाज, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में म्यूनिसपैलिटीज आया अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, और ये अमेंडमेंट्स ने कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा ना अमेंडमेंट करके। संविधान में अगर हमें कुछ एडिशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो हम उसे अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, हम अमेंडमेंट बिल पास करा के उन चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, क्योंकि कार जो है वो आपका संशोधन लेके आया, उसके बाद उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कहीं ना कहीं मिल जाता है इन लोकल गवर्नमेंट बॉडी को। अब आप ये सोचो कि दो टायर तो पहले से एग्जिस्ट करते थे, तो थर्ड टायर की क्या रिक्वायरमेंट हुई? देखो, रीजन बिहाइंड एडिंग द थर्ड टायर वाज सिंपल, दैट गवर्नमेंट शुड रीच द पीपल डायरेक्टली। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपको ये लॉ लागू करवाना है, पर स्टेट गवर्नमेंट भी लोकल एरियाज तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लग जाता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, और ग्राउंड रियलिटीज कई बार पता नहीं होती है। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट को बना देगा कि आप लोकल एरियाज के जो भी इश्यूज हैं वो हम तक लेके आओ, हम उसके लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लोकल बॉडीज जो है इसलिए नेसेसरी थी, और इसीलिए लोकल बॉडीज जो है वो नेसेसरी थी। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लाइक एनी फेडरेशन, ईच टायर है सेपरेट जुरिडिक्शन। मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड है, उनके पास अपने एरियाज हैं जिसमें वो लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, सेपरेट जुरिडिक्शन का मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स between union and state through three lists, seventh schedule of the constitution, union list, state list and concurrent list. बेसिकली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है लॉ बनाने की पावर, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करी हुई है। और ये जो डिवीजन है वो सेवेंथ शेड्यूल में दिया हुआ है संविधान के, जिसमें डिवीजन कैसा है लिस्ट का, यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी सब्जेक्ट्स पे, कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी, दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आपका कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद रेसिडुअरी पावर्स भी होती हैं कुछ, जिसपे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है लॉ बनाने की। ठीक है, इतना समझ आया? तो अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन में डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि इंडिया में फेडरलिज्म के फीचर्स कैसे प्रेजेंट हैं। इनिशियली दो टायर थे, बाद में एक और टायर ऐड करा गया अमेंडमेंट के थ्रू, 74th अमेंडमेंट। और उसके बाद हमने कुछ समझा। उसके बाद हमने पावर डिवीजन देखा कि संविधान में कहाँ दिया हुआ है, सेवन शेड्यूल में दिया हुआ है, तीन चार लिस्ट में, तीन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।